तो हेलो जी, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अल्फ़ा क्वालिटी। और कैसे आप सब लोग। और मैंने आपको जैसे वादा किया था कि हम NISM की जो ये इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है इसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे और स्टार्ट करेंगे पूरे कोर्स से। स्टार्टिंग चैप्टर 1 से करेंगे और पूरा चैप्टर हम कोर्स चैप्टर वाइज इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो यार मैं ऑलरेडी एक बार बता देता हूँ कि मैं इसको एग्ज़ाम को ऑलरेडी पास कर चुका हूँ और इसकी लगभग शायद मैंने 2 कोर्स लगभग इसके अंदर कंप्लीट किया है। आई डोंट नो इसकी वैलिडिटी 2 साल की होती है 3 साल की, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। लेकिन हाँ, इसको स्टार्ट करते हैं। और एक बार NISM की एक बार ये जो फाइनेंशियल एजुकेशन की जो बुकलेट है ये मैंने यहाँ से NISM की ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड की है, जो कि हमें यही पढ़नी होती है उस एग्ज़ाम को देने के लिए। और जो एग्ज़ाम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी उसे एग्ज़ाम को देख सकता है ऑनलाइन मोड के अंदर, ठीक है। और NISM की अगर हम बात कर लेते हैं कि NISM होता क्या है। NISM हमारी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट, ठीक है। तो उसकी फुल फॉर्म में एक बार पता होनी ज़रूरी है क्या उसका मतलब होता है, ठीक है। तो हम पहले चैप्टर पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। तो ये हमारी PDF है, PDF को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। पेज 73 है, हम स्लो एंड स्टडी एक एक दो दो पेज पढ़ेंगे डेली बेसिस पे। उसके चैप्टर वाइज में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी सारी वीडियो, ठीक है। ये इसका डिस्क्लेमर है, ठीक है। तो ये जो इनिशिएटिव है सेबी का है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारी जो सिक्योरिटी मार्केट होती है उसको रेगुलेट करती है, ठीक है। तो इसका चैप्टर 1 पे चलते हैं और हमें पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि यार बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करना होगा, क्योंकि अभी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको एग्ज़ाम को देने के लिए सोचो, क्योंकि आगे जाके शायद हो सकता है कि इसके अंदर पेड ये कोर्स हो जाए और आपको दोबारा से 15 से 2,000 रुपये देना पड़े, ठीक है। इससे बढ़िया कि हम अपने एक अच्छा कोर्स है, फाइनेंशियल का एक अच्छा कोर्स है, बहुत ही बेहतरीन। फाइनेंस की फील्ड में अगर आपको जाना है या फिर सिक्योरिटी मार्केट का आपको नॉलेज लेनी है, आगे जाके शेयर मार्केट के अंदर आपका इंटरेस्ट बन सकता है, या फिर आप शेयर मार्केट अभी भी फॉलो करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको ये कोर्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। और कोर्स का अगर कर लोगे तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करते हैं, फिर हम करेंगे की कंसेप्ट ऑफ पर्सनल फाइनेंस, ठीक है। तो हम 2 चीज़ पढ़ेंगे, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, क्योंकि चैप्टर 1 के अंदर सिर्फ इंट्रोडक्शन है हमारा, इसके अलावा कुछ ऐसा कुछ है नहीं। तो एक बार यहाँ से मैं हाईलाइट ले लेता हूँ। हाँ, तो आज पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन और फिर पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और पर्सनल फाइनेंस के कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दोनों पढ़ेंगे, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो यार सबसे पहले हम आ गए इंट्रोडक्शन पे, और ये कुछ मैंने पहले स्टडी किया था उसका ये हाईलाइट यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन, तो फाइनेंशियल लिटरेसी एज्यूम्स मच सिग्निफिकेंस ऑफ टुडेज वर्ल्ड, और फाइनेंशियल लिटरेसी इज लाइफ टू स्किल एज इम्पार्टेड टू इंडिविजुअल एंड मैनेजमेंट ऑफ देयर फाइनेंस, ठीक है। तो यार इसके अंदर इंट्रोडक्शन बता रही है कि फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की दुनिया के अंदर, और जितनी ये ज़्यादा स्किल है ये हर बंदे को, इंडिविजुअल को, मैनेजमेंट, हर जो पर्सनल फाइनेंस की जो मैनेजमेंट है उसके अंदर हर बंदे को इसकी स्किल की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो पीपल फेस वेरियस इश्यूज लाइक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द पर्सनल फाइनेंस, मतलब लोगों को बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है इस फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लिए, और प्रिवेलेंस ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड पोंजी स्कीम्स, नीड फॉर फंड्स टू बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। These issues has been generated for a better management of personal finance with proper management of income expenditure। तो इसी के अंदर यही बता रखी है कि जो हमारी जो पीपल काफ़ी सारे इश्यूज देखते हैं, जैसे पर्सनल फाइनेंस के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से, पर्सनल फाइनेंस के अंदर पर्सनल जो फाइनेंशियल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उनकी वजह से, ठीक है, फ्रॉडलेंट और पोंजी स्कीम्स की वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसे कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो उसके बारे में बात करते हैं कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करता है टुवर्ड्स मैनेजिंग देयर इनकम एक्सपेंडिचर असेट लायबिलिटी प्रॉपर्ली। ये फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बोल रहा है कि फाइनेंशियल एजुकेशन पढ़ने से हमें एक अच्छी पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है, किसको लेके, हमारी इनकम को लेके, एक्सपेंडिचर को लेके, एसेट्स और लायबिलिटी को लेकर, ठीक है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज मस्ट फॉर एवरी हाउस होल्ड, हर बंदे के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग गोज बियॉन्ड सेविंग्स, इट्स एन इन्वेस्टमेंट विद अ पर्पस, ठीक है। तो इट्स ए प्लान टू सेव एंड स्पेंड फ्यूचर इनकम एंड शुड बी केयरफुली बजटेड, ठीक है। तो इसके अंदर यही है कि फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी हर बंदे को ज़रूरी है, और ये सेविंग से बियॉन्ड है, और ये एक इन्वेस्टमेंट, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है, ताकि इसके साथ एक पर्पस होता है, ठीक है। तो द लिटरेचर प्रोवाइड्स ए फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्सनल फाइनेंस वर्ल्ड, एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की कंसेप्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी, वेरियस इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ हमें समझ में पड़ेगी, मतलब कि कौन कौन के कंसेप्ट हमें समझने पड़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी,
वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, सेविंग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है, इंश्योरेंस से रिलेटेड, पेंशन प्रोडक्ट से रिलेटेड, रिटायरमेंट प्लानिंग, कौन सी स्कीम्स, मतलब क्वेश्चन सपोजिंग स्कीम्स, मैं सारी चीज़ बताऊंगा अभी। आप ये मत समझना कि बस पढ़ रहा है, इसके बाद मैं सारी चीज़ एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है। आने वाले टाइम में सारी चीज़ आएंगी, पर्सनल इसके अलग से टॉपिक आएंगे, ठीक है। तो ये बुकलेट है इन्वेस्टर्स के, जनरल इन्वेस्टर्स के लिए, और आप ये जो बुकलेट है ये जनरल इन्वेस्टर्स के लिए है, और कंप्लीट करने के बाद आपको ये सब कुछ पता होगा कि आपको क्या बेटर अंडरस्टैंड होगी पर्सनल फाइनेंस को लेकर, आपको अंडरस्टैंड अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी, ठीक है। तो बात करते हैं एक बार इसको, अगर हटाते हैं तो, हाँ ठीक है, चैप्टर 2 के ऊपर आ गए। चैप्टर 2 के अंदर बात करेंगे की कंसेप्ट्स इन पर्सनल फाइनेंस, ठीक है। तो पर्सनल फाइनेंस के की कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। सेविंग सबसे पहले वर्ड है हमारा सेविंग। सेविंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सेविंग क्या होता है? सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है, जो हमारी जैसे फॉर एग्जांपल इनकम होती है, उसको उसके बाद जो एक्सपेंडिचर होता है उसको हटा के जो हमारी सेविंग बचती है। फॉर एग्जांपल हमारे 10 लाख रुपए, सॉरी 10 लाख तो बहुत ज़्यादा हो गया, अगर हमारी फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये हमारी मंथली इनकम है और हमारा 2,000 रुपये खर्चा होता है, तो 8,000 उसके अंदर हमारी सेविंग बच के आती है, ठीक है। तो इनकम कैसे होती है? मनी अर्न फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक सैलरी, वेजेस, जो भी हमारी सैलरी होती है, वेजेस होते हैं, वेतन जो भी होता है, उसको हम इनकम कहते हैं। मनी स्पेंट ऑन वेरियस आइटम लाइक इंक्लूडिंग एसेंशियल और नॉन एसेंशियल आइटम। जो हमारा पैसा एसेंशियल आइटम और नॉन एसेंशियल आइटम पे यूज़ होता है, स्पेंड होता है, वो हमारा एक्सपेंडिचर होता है। और इसमें से अगर ये हटा दिया जाए तो हमारी सेविंग आती है, ठीक है। तो ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है? इन्वेस्टमेंट इज द एक्ट ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ मनी आउट ऑफ सेविंग इनटू फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ हाई रिटर्न। इन्वेस्टमेंट एक डिप्लॉयमेंट, एक पैसे का डिप्लॉयमेंट होता है किसी भी चीज़ में, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो एफडी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे कहीं भी हो, उसका डिप्लॉयमेंट ऑफ मनी होता है। जो इन्वेस्टमेंट होता है डिप्लॉयमेंट ऑफ मनी होता है, किसमें से? सेविंग में से निकाला हुआ पैसा। मीन्स जो भी हमारी सेविंग होती है, इन्वेस्टमेंट कब करेंगे हम? सेविंग हो जाएगी उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जो भी हमारी सेविंग हो जाती है उसके बाद जो पैसा बचता है उसका डिप्लॉयमेंट हम करते हैं, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। चाहे वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट के अंदर करो, चाहे नॉन फाइनेंशियल प्रोडक्ट के अंदर करो, ठीक है। तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, एक बार बात कर लेते हैं हम। एक बार पूरा नहीं पढ़ेंगे जिससे बोरिंग भी लगेगा आपको, और मैं भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले पाऊंगा उसकी वजह से, ठीक है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि मैं एक एक लाइन को नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि एक एक लाइन पढ़ूंगा तो बोरिंग भी हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। मेन अच्छी अच्छी चीज़ सिखाऊंगा मैं आपको, बने रहे वीडियो के अंदर, ठीक है। तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? फाइनेंशियल प्रोडक्ट हमारे एफडी होती है बैंक के अंदर, और जो हमारे जो शेयर्स बाई करते हैं हम शेयर मार्केट के अंदर, उसके अंदर भी जो इन्वेस्ट करते हैं हम म्यूचुअल फंड के अंदर एक्सेट्रा, इन चीज़ों के अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं, तो वह है हमारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो मैं एक बार बात बता देता हूँ कि आप अपने जो पेन पेपर है वो लेके बैठना, क्योंकि कुछ पॉइंट्स है जैसे मार्क करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इनकम है, इनकम की डेफिनेशन इतनी बड़ी भी हो सकती थी, यहाँ से लेके यहाँ तक की इन्वेस्टमेंट की इतनी बड़ी भी डेफिनेशन हो सकती थी, एक्सपेंडिचर की बहुत बड़ी डेफिनेशन हो, लेकिन ये बहुत ही छोटा वे में दे रखा है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सेम PDF होगी, सेम PDF है, तो उसके अंदर नोट्स बना लो, उसके अंदर मार्क कर लो, या फिर पेपर के ऊपर थोड़ी थोड़ी चीज़ जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये लिख लेना, ठीक है। क्योंकि क्या होता है इन्वेस्टमेंट, क्या होता है छोटा सा लिख के, इन्वेस्टमेंट क्या होता है उसके आगे डिप्लॉयमेंट ऑफ मनी लिख दो। फाइनेंशियल और फाइनेंशियल प्रोडक्ट के अंदर, फाइनेंशियल प्रोडक्ट कौन से होते हैं? एफडी होती है, एफडी के अंदर जो बैंक के अंदर जो एफडी करते हैं, ठीक है, शेयर्स बाई कर लेते हैं और म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल कौन से होते हैं? जो हमारे नॉन फाइनेंशियल कौन से होते हैं? नॉन फाइनेंशियल होते हैं जो हम गोल्ड परचेज करते हैं, लैंड परचेज करते हैं, सिल्वर परचेज करते हैं, ये हमारे नॉन फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं। ये शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, मीडियम टर्म भी, लॉन्ग टर्म भी, ठीक है। इसके बाद सेविंग और इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है। सेविंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है? सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स किसके अंदर? बैंक अकाउंट के अंदर और हमारी एफडी के अंदर, ठीक है। ये सेविंग हो रही है बैंक अकाउंट के अंदर, जो भी हम पैसा हम बैंक के अंदर रखते हैं उसके बारे में बात हो रही है, और जो एफडी के अंदर हो रही है वो बात करते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग अगर हम देखें तो इसका मीनिंग ये है कि एक बंदे की जो इनकम होती है उसका पोर्शन जो यूज़ नहीं करते हम एक्सपेंस के लिए, मीन्स सेविंग क्या होती है? जो हम एक्सपेंस नहीं करते वही सेविंग होती है, क्योंकि इनकम में से हम जब एक्सपेंडिचर हटा देते हैं तो अभी तो सेविंग बचती है। तो जो चीज़ हमारी एक्सपेंस के अलावा होती है तो वो हमारी इनकम होती है, ठीक है। तो एक पोर्शन ऑफ वंस इनकम विच इज़ नॉट फॉर यूज फॉर एक्सपेंस, तो मीन्स एक्सपेंस के लिए नहीं जाती, वो हमारी सेविंग होती है, ठीक है।
फाइनेंशियल ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट एफडी के अंदर का पैसा डालते हैं, पैसा इसलिए डालते हैं कि ताकि वो पैसा बढ़ सके। तो पुटिंग योर मनी इन वेरियस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स टू मेक मनी ग्रो, हम पैसे बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, हम पैसे सेव करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। इसका पर्पज़ क्या होता है, इसके पर्पज़ होता है कि लिक्विडिटी मेंटेन है शॉर्ट टर्म और अर्जेंट रिक्वायरमेंट। अगर कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी, फॉर एग्जाम्पल आपको हॉस्पिटल जाना पड़ गया है, फिर कुछ भी सामान लेने जाना पड़ गया, आपको नया फ़ोन लेना है, लैपटॉप लेना है, तो आप क्या करोगे, बैंक जाओगे, पैसे निकलवाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ से आपकी लिक्विडिटी मीट हो जाएगी, आपने पैसे डाल रखे हैं, उसके लिए आप जाओगे और वो आप पैसे निकलवा पाओगे। तो ये लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए होती है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। लेकिन ये क्या होती है, एफडी। अब आपको कभी भी पैसे की जरूरत पड़ेगी तो कभी आप एफडी तोड़वाओगे, नहीं तोड़वाओगे ना। तो ये होती है कि आपको मनी बनाना होता है, कि इन्वेस्टमेंट आर मेड टू मेक द मनी ग्रो बाय असेसिंग टू जनरेट इनकम। तो मतलब ये क्या क्यों जाता है कि हम लॉन्ग टर्म में पैसा बना सकें उस चीज़ से, इसलिए हमें इसके अंदर करते हैं। सेविंग, इसके अंदर रिस्क कितना होता है, ना बराबर होता है, क्योंकि बैंक के अंदर होता है और हमारा जो रिस्क होता है वो ना के बराबर होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, एफडीज के अंदर और अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट के अंदर, उसके अंदर डिपेंड करता है किस एसेट क्लास के अंदर हमने पैसा इन्वेस्ट किया हो। शेयर मार्केट के अंदर क्या किया होगा तो पता नहीं, उसके अंदर पैसे बढ़ भी सकते हैं, टूट भी सकते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लिक्विडिटी कितनी होती है, हाई लिक्विडिटी, किसी भी टाइम पैसा निकलवा सकते हो, लेकिन इसके अंदर नहीं होता। कभी भी मार्केट बहुत अप होती है तो किसी टाइम लिक्विडिटी हो भी सकती है, ना भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी स्टॉक के बारे में बात करते हैं, बहुत छोटा स्टॉक होता है तो उसके अंदर काफ़ी टाइम रहता है, सर्किट लगा होता है, तो हम निकाल नहीं पाते पैसे, ठीक है। और एफडी का कोई एक मिनिमम टाइम पीरियड होता है, उसके पहले निकाल नहीं सकते, तो लिक्विडिटी कम होती है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टिंग, तो इम्पोर्टेंस अगर हम बात करें सेविंग इन्वेस्टिंग की, तो इन्वेस्टिंग मेक्स मनी ग्रो फॉर यू। इन्वेस्टिंग से पैसा ग्रो होता है, ठीक है। सेविंग हमारी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो एनी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और इन्वेस्टमेंट इनकम रिटर्न्स दैट रिसीव जेरिको मच क्लोजर टू द फाइनेंस गोल्स स्टार्ट इन्वेस्टिंग लाइफ द वैल्यू। इसके अंदर बोल रहा है कि अगर कोई भी बंदा अगर जितना जल्दी हो उसके जितना जल्दी सेविंग स्टार्ट करता है और इन्वेस्टिंग करता है अपनी लाइफ के अंदर, उतना ही जल्दी वो बंदा अपने जो गोल्स होंगे, जैसे घर खरीदना, खुद का घर होना, फाइनेंसिंग योर एजुकेशन चिल्ड्रन ऑफ एजुकेशन और फंडिंग रिक्वायरमेंट्स, जैसे जो सारे गोल्स होते हैं वो पूरे इन्वेस्टिंग से की जा सकते हैं, ठीक है। एसेट लायबिलिटी क्या होती है, ठीक है। अगर हम एसेट लायबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो आइटम्स दैट यू ओन हैव इकोनॉमिक वैल्यू, जो आइटम्स हमारे पास होते हैं और इसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसके ऊपर बात करेंगे, अगर हम कोई भी पैसा अगर हम सेव करते हैं और एफडी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमारा एसेट होता है, क्योंकि वो हमारा पैसा है, हम ओन करते हैं और इसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, चाहे वो 5 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, तो वो हमारा ओन भी करता है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी है। तो आइटम जो हम ओन करते हैं वो और उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, वो हमारे एसेट्स होते हैं। और जो आइटम जो हम ओ तो करते हैं मतलब कि ओ मतलब कि OWN और OWE के अंदर फ़र्क बताता हूँ। ओन मतलब कि जो हमारे पास होता है, और ओ होता है जो कि हमें किसी को देना होता है, ठीक है। तो मीन्स आइटम जो हमें किसी को देना है और वो जो चीज़ है वो अगर किसी से ली हुई होती है तो हमारी लायबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने पैसे बचाए और इन्वेस्ट किए हैं एफडी के अंदर तो हमारे एसेट्स है, लेकिन अगर हमें किसी से लोन लिया है बैंक से तो हमारी लायबिलिटी है। जो हमारा है और उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है वो हमारा एसेट्स है, जो दूसरा का है वो हमारा लायबिलिटी है। फॉर एग्जांपल सरल भाषा में बताऊं तो जैसे हम लोन लेते हैं बैंक से तो हमारी लिक्विडिटी होती है कि वो पैसा तो बैंक का ही है ना, तो हमें वापस करना होता है, तो हमारी लायबिलिटी है वो वापस देने की, ठीक है। डेट क्या होता है, डेट का मतलब होता है कर्जा, ठीक है। मनी बोरो टू मीट शॉर्टफॉल ऑफ मनी व्हेन एक्सपेंस आर मोर देन द फंड्स अवेलेबल, ठीक है। तो इसका मतलब कि कर्जा कब लेते हैं, जब लेते हैं कि जो हमारा एक्सपेंस होता है, जो हमारे पैसे होते हैं उससे ज़्यादा हमारे एक्सपेंस हो जाते हैं। मीन्स हमारे पास 10,000 रुपये है लेकिन खर्चा है हमारे पास 12,000 का, तो हम 2,000 रुपये बाहर से लेते हैं, कर्जा लेते हैं किसी भी यार दोस्त से, फैमिली से, तो हमारा 2,000 का डेट हो जाता है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली है, चलो इसको फटाफट फिनिश करते हैं फिर बाद में बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी अच्छी चीज़ मेरे को दिख रही है आगे। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, टाइम वैल्यू एज अ टाइम पासेस यू विल रियलाइज इफ द टाइम वैल्यू क्या होती है, मतलब कि पैसे की क्या वैल्यू होती है मनी मार्केट के अंदर, पैसे की टाइम की क्या वैल्यू होती है मनी टर्म्स के अंदर, ठीक है। मतलब कि टाइम की क्या कीमत होती है, टाइम की क्या वैल्यू होती है।
As time passes, you will realize that if 10 years back you can't afford to purchase a full lunch for a particular amount of money, today you can't afford to get a one portion of the money. ये कहने का मतलब ये है कि 10 साल बाद इफ़ यू विल रियलाइज दैट इफ़ 10 years बैक आप किसी भी चीज़ को 10 साल पहले अगर कोई चीज़ जैसे फुल लंच अगर अफोर्ड कर पा रहे थे, उसी पैसे के अंदर आज एक छोटा सा अमाउंट लंच का भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं कि जैसे एक पिज़्ज़ा है, जैसे ये पिज़्ज़ा है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पिज़्ज़ा है, तो 10 साल पहले ये 10 रुपये का एक पूरा पिज़्ज़ा जाया करता है, लेकिन आज के दिन 10 रुपये में सिर्फ ये एक जो स्लाइस है इतने रुपए की आएगी। ये टाइम वैल्यू है कि हर साल रुपए की वैल्यू डेप्रिशिएट होती जा रही है, ठीक है। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ 500 रुपीज़ वुड बी हायर टूडे आफ्टर देन 5 years। मीन्स आज के दिन जो 500 रुपये की जो वैल्यू है वो 5 साल के बाद 500 रुपये की वैल्यू से बहुत ज़्यादा है। मीन्स आज के टाइम पैसे की वैल्यू ज़्यादा है, अगले 5 साल के बाद जो 500 की वैल्यू होगी वो कहीं ना कहीं कम होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन भी बीट करेगी, उसके सब कुछ बीट करेगी, ठीक है। तो ऑल्दो द नोट इज सेम, जो पैसा होगा वो तो सेम होगा, नोट भी सेम होगा, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। और यू कैन डू मच मोर विद द मनी इफ यू नो पीरियड ऑफ टाइम you can make the money grow by earning interest on the money by receiving 500 today you can increase the future amount। इसीलिए बोलते हैं कि बाय रिसीविंग 500 रुपये, जो 500 रुपये होगा यू कैन इंक्रीज, उसको बढ़ा सकोगे फ्यूचर के अंदर बाय पुटिंग योर मनी इन्वेस्टिंग इन मार्केट एंड गेनिंग इंटरेस्ट एंड कैपिटल एप्रिसिएशन ओवर पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद उस 500 रुपये की वैल्यू को हम बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज के दिन 500 रुपये की वैल्यू 500 रहेगी, लेकिन 500 की वैल्यू 5 साल बाद 300 हो जाएगी, 400 हो जाएगी, जो कि हम बढ़ा सकते हैं इन्वेस्ट करके। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 500 रुपये कहीं भी बैंक निफ्टी में इन्वेस्ट कर दिया, निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, जो एनुअल जो हमारा एवरेज रिटर्न होता है 14% का, तो 5 साल के लिए अगर हमने इन्वेस्ट कर दिया तो वो 500 से कितना परसेंट हो जाएगा, 500 से कितना बढ़ जाएगा, 14 पंजे आई थिंक 70, तो 70% बढ़ जाएगा, तो 5 7 जा 35, तो मतलब कि 850 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी चीज़ है, ठीक है। तो एट द मोस्ट बेसिक लेवल द वैल्यू ऑफ मनी शोज द लिटरली इज मनी एंड द वैल्यू ऑफ मनी यू हैव नॉट सेम इन द फ्यूचर वाइस वर्सा। जो हमारे पैसे की वैल्यू होती है वो टाइम के अकॉर्डिंग होती है, आज के दिन पैसे की वैल्यू ज़्यादा है, आगे टाइम में कम होगी, ठीक है। व्हाट इज इन्फ्लेशन एंड इफेक्ट्स ऑन इन्वेस्टमेंट। अब आती है महंगाई की बात। यार ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये चीज़ सीखने को मिलती कहाँ है यार, ये चीज़ तो रियल लाइफ के अंदर इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको रियल लाइफ में जीना है, कहीं बाहर निकलना है, कहीं भी बाहर निकलना है इन द सेंस, अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी अगर आपने पैसा बढ़ाना है, पैसे से पैसा बढ़ाना है, तो आपको इन चीज़ों की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। अगर इन्फ्लेशन क्या होती है, महंगाई क्या होती है, अगर आम ज़्यादा फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल सी बात है, इसके अंदर जो बुकलेट है ये फाइनेंशियल एजुकेशन वाली, इसके अंदर जितने भी टर्म्स है ये आपके रियल लाइफ में, डेली रूटीन लाइफ के अंदर यूज़ होते हैं। अगर इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई कितनी है, अगर आपको बाहर कहीं फॉर एग्जांपल आपको मैं अगर सिंपली आपको पता, मतलब कि ये चीज़ है कि आपको पता होनी चाहिए, बात खत्म, ठीक है। व्हाट इज इन्फ्लेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। इसके क्या प्रभाव है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। तो इन्फ्लेशन रिफर्स टू द राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स, इन्फ्लेशन रिफर्स टू द राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज increases the ability of the unit of money, say 1 rupee to buy goods and service declining, in other words purchasing power of the ability of money buy to anything decreases, ठीक है। It is important to take into account the effects of inflation on your investment during financial planning. Investors greatly fear inflation since it reduces the value of investments। सिंपल सी बात है कि इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई होता है, महंगाई का मतलब कि जो भी चीज़ होती है उसके रेट जो बढ़ते रहते हैं वो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल आज के दिन पार्ले जी 5 रुपये का आता है, आज से 5 साल बाद वही पार्ले जी उतना ही साइज़ का 5 बिस्किट का पैक 10 रुपये का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो कॉस्ट होगी वो बढ़ जाएगी, और जो हमारी जो पैसे की वैल्यू होगी, जो हमारी पैसे की जो परचेजिंग पावर होगी, मीन्स जो हमारी जो कॉस्ट होगी, जो 5 रुपये का जो बिस्किट बनाने का जो लागत होती है आज के दिन 3 रुपये आएगी, और आज के 5 साल बाद जब वो उसकी लागत 7 रुपये हो जाएगी तो उसकी वैल्यू तो बढ़ा देंगे, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। क्योंकि आज के दिन जो 5 रुपये की वैल्यू है, सिर्फ उसकी परचेजिंग पावर है वो ज़्यादा है, लेकिन आने वाले टाइम में 5 रुपये की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी क्योंकि इन्फ्लेशन हो चुका होगा, ठीक है। तो वो क्या करती है कि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को डिक्रीज़ करता है। इन्फ्लेशन क्या होता है कि किसी भी प्राइस का, गुड्स और सर्विस का प्राइस बढ़ना, और उसका
उसका इफेक्ट क्या होता है, उसकी वैल्यू को, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को डिक्रीज करना। ठीक है, अब देखो इन्फ्लेशन अफेक्ट माई इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कैसे अफेक्ट करता है। एक वड़ा पाव है जो कि 2 रुपये है, 2 रुपये का था 5 साल पहले, आज उसकी कॉस्ट 7 रुपये है। तो ये चीज़ मैंने आपको सिखाई। पार्ले जी का एग्जांपल देके, आज के दिन पार्ले जी 5 रुपये का है, 5 साल बाद वो 10 रुपये का हो जाएगा। क्यों? महंगाई बढ़ जाएगी, कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी, पैसे उसको बनाने की लागत बढ़ जाएगी, तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। तो इसी के अंदर क्या दे रखा है कि बड़ा पाव जो 5 साल पहले था वो 2 रुपये का था, आज उसकी कॉस्ट 7 रुपये है। ठीक है, द इंक्रीज इन द प्राइस एज नॉट रिजल्ट हाई क्वांटिटी और बेटर क्वालिटी ऑफ बड़ा पाव बट ड्यू टू इन्फ्लेशन इम्पैक्टिंग द प्राइस ऑफ इंग्रेडिएंट। तो इसी का मतलब यही तो है कि मैंने यही भी तो बताया कि उसका मतलब ये 2 रुपये का है, 2 रुपये का था और आज 7 रुपये का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी क्वांटिटी बढ़ गई या फिर क्वालिटी बढ़ गई, वो सेम चीज़ 2 रुपये की मिलती थी, आज 7 रुपये की मिल रही है। ठीक है, तो बात करेंगे व्हाट आर द स्टेप दैट यू कैन टेक टू अवॉइड द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। क्या चीज़, क्या इफेक्ट्स, क्या आप स्टेप्स ले सकते हो जिससे आपका जो इन्फ्लेशन है उसके एडवर्स इफेक्ट को अवॉइड किया जा सकता है। ट्राई टू डिटरमाइन द रियल रेट ऑफ रिटर्न। अगर आपको मतलब कहने का मतलब सिंपल शब्दों में ये है कि इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन से अगर आपको पैसे बचाने हैं तो क्या चीज़ होगा, ध्यान रखना पड़ेगा। उसको अगर ध्यान रखना है तो रियल रेट ऑफ रिटर्न को डिटरमाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और the return you are expect after factoring in the effect of inflation to reduce the risk of decrease in the value of money you can invest the money available to you today at the equal rate of higher rate of interest। इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी टाइम पे अगर पैसा इन्वेस्ट करना हो तो आपको रियल रेट ऑफ रिटर्न का पता होना ज़रूरी है। मीन्स आपको ये पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन को हटाने के बाद मैं उसके अंदर पैसे बना पा रहा हूँ या नहीं। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हर साल अगर हम फॉर एग्जांपल 5% का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और हमारा जो पैसा है वो हमारे बैंक के अंदर 4% से बढ़ रहा है, तो 1% से कहीं ना कहीं हमारा पैसा घट ही रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर वो रिटर्न थोड़ी होगा, देने को तो वो 4% दे रहे हैं लेकिन वो रिटर्न नहीं है, वो हमारा रिटर्न है ही नहीं, वो हमारा पैसा कम और हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए रियल रेट ऑफ रिटर्न हमें देखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 4% एफडी के अंदर 4% हमारा बैंक का सेविंग अकाउंट देता है और 7% हमारा एफडी देता है और इन्फ्लेशन है 5%, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर 2% पैसा बचा रहे हैं एफडी के अंदर और यहाँ पे 1% लॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग के बारे में बात करें। कंपाउंडिंग जैसा अल्बर्ट आइंस्टीन सर ने बोल रखा है कि एक थॉट दिया है, एक उनका कोट है कि कंपाउंडिंग इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। 8वां अजूबा है दुनिया का कंपाउंडिंग। क्योंकि कंपाउंडिंग से कैसे वैल्यू बढ़ती है समझते हैं। मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट, आई एम वेरी एक्साइटेड। ठीक है, तो पहले साल आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल 1000 रुपये है, रेट ऑफ रिटर्न 9% का है, जो कि हमारे जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है उससे भी कम दे रखा है। चलो ठीक है, 9% का एग्जांपल ले रखा है। रिटर्न कितना मिला पूरी साल की, ये पर एनम का है, तो पूरी साल के अंदर 1000 का 9% निकालेंगे तो 90 रुपये होगा। मैच्योरिटी पे 1 साल के बाद कितना रुपये हो जाएगा, वो 1090 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि 1090 दोबारा से री इन्वेस्ट होता है मार्केट के अंदर और 1090 इन्वेस्ट होगा। फॉर एग्जांपल पहले क्या था, हमारा 1000 रुपये हमने इन्वेस्ट किया था, उसके ऊपर 90 रुपये रिटर्न मिला। अब क्या हो रहा है कि हमारा 1000 तो इन्वेस्ट हो रहा है, प्लस में जो 90 हमारा इंटरेस्ट मिला है वो भी इन्वेस्ट होगा, 1090 होगा। रेट ऑफ रिटर्न फिर से 9% है। अब की बार हमें रिटर्न मिला 98, पहले 90 मिला था, अब 98। अब टोटल अमाउंट हो गया 1188। ठीक है, अब क्या हो गया 1188 इन्वेस्ट होगा हमारा मार्केट के अंदर, फिर 9% उसके ऊपर इंटरेस्ट। अब की बार 295 हमारा वो होगा इंटरेस्ट। अब फिर टोटल अमाउंट हो गया इतना, देन सो ऑन। ठीक है, तो मेरा थोड़ा सा गला बैठ गया, मैं फिर पानी पी लेता हूँ। आप भी अगर एक बार पानी पीना चाहो तो पी सकते हो। तो हेलो, हाँ जी, तो ऐसे क्या होगा, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, फिर ऐसे करते 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 10 साल बाद जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो 2000 रुपये होगा और जो इंटरेस्ट होगा उसके ऊपर हर साल ये 195 का होगा और मैच्योरिटी इतनी हो जाएगी। और ऐसे 40 साल के बाद जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा 1000 से 28,000 हो जाएगा और हमारा मैच्योरिटी अमाउंट 31,000 हो जाएगी। तो ये कंपाउंडिंग की पावर है जो कि हर साल बढ़ती रहेगी। ठीक है, ठीक है,
नीचे चलते हैं। हाँ जी, देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ही हु अंडरस्टैंड इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पेज इट। जिसको पता होता है वो अर्न करता है, जिन्हें नहीं पता होता वो पे करता है। रूल ऑफ 72 मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। रूल ऑफ 72 क्या होता है कि रूल ऑफ 72 हमें ये बताता है कि कितने रुपए से हमारा कितने परसेंट, फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल टर्म्स के अंदर बात करें, रूल ऑफ 72 का मतलब होता है कि जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है उसे 72 से डिवाइड कर दो, उससे पता चल जाएगा कि आपका पैसा कितने टाइम में दुगना होगा, डबल होगा। फॉर एग्जांपल आपका 6% अगर इंटरेस्ट मिल रहा है पूरी साल का, तो उसे 72 से डिवाइड करता हूँ तो मीन्स 12 साल लगेंगे आपके पैसे को डबल होने के लिए, ठीक है। अगर आपका फॉर एग्जांपल अगर 72 का रूल से अगर हमारा 12% का अगर इंटरेस्ट मिलता है तो 72 अपॉन में 12, तो 6 साल के अंदर पैसा दुगना होगा, ठीक है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब क्या होता है? रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल SIP की एक तरीके से SIP की तरह बात करते हैं हम इसके अंदर, कि हम फिक्स अमाउंट ऑफ मनी पैसे इसके अंदर मार्केट के अंदर डालते हैं, मीन्स फिक्स अमाउंट ऑफ इन्वेस्ट है, फिक्स अमाउंट ऑफ मनी, हम पैसा एक फिक्स्ड अमाउंट का डालते हैं मार्केट की फ्लक्चुएशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। मीन्स मार्केट की फ्लक्चुएशन को ध्यान से हटा के हुए मीन्स फिक्स अमाउंट ऑफ डालते हैं। अगर हम मार्केट ऊपर होती है तो हम कम यूनिट्स बाय करते हैं, और नीचे होती है तो ज़्यादा यूनिट्स बाय करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें पैसे 2000 पे किए थे जनवरी में, फरवरी में हमने 2-2 हज़ार रुपये पे किए, और जैसे 2000 रुपये पे किए तो उस टाइम कॉस्ट क्या चली थी 50 रुपये, तो हमने कितनी यूनिट्स खरीद पाए? 40 यूनिट, क्योंकि 2000 अपॉन में 50, ठीक है। फिर अगले महीने में 2000 रुपये फिर पे किए, क्योंकि हमने SIP स्टार्ट कर रखी है, और अगली बार कॉस्ट किया थी 41, तो हम ज़्यादा क्वांटिटी खरीद पाए 48। तो ऐसे 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 करके ऊपर नीचे होते होते हमने कितनी क्वांटिटी बाय की, ऐसे कभी हमने 40 की, कभी 48 की, तो फाइनल एट द एंड हमने टोटल 24,000 रुपये लगाए, 466 यूनिट्स बाय की, और 466 यूनिट से हमने 51 के भाव पे सारी चीज़ खरीदी, कभी 62 पे खरीदी, कभी 47 पे, तो हमारी एवरेज होगी 51, ठीक है। तो ये चैप्टर 3 आ गया। चैप्टर 3 नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है।